नमस्कार, मैं हूं रंजना दवे। वीएनएम टीवी के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। देश, दुनिया और शहर जिलों की खबरों से पहले आइए नजर डालते हैं वीएनएम हेडलाइंस पर। कोरोना की चौथी लहर के बीच भारतीयों के लिए राहत की खबर। ओमिक्रॉन के वजह से देश की 98% आबादी में एंटीबॉडी। राजकोट में फीस नहीं भरने पर छात्र का परिणाम रोकने पर विवाद। पोदार इंटरनेशनल स्कूल को लीगल नोटिस। और वडोदरा की ऐतिहासिक इमारतों की सफाई का कॉर्पोरेशन का अभियान, लेकिन मरम्मत के प्रति लापरवाही। कोरोना की चौथी लहर की आशंका के बीच राहत की खबर ये है कि जब तक कोरोना का नया वेरिएंट नहीं आता, तब तक हम इसके खतरे से सेफ हैं। ओमिक्रॉन की वजह से 98% भारतीयों में एंटीबॉडी बन चुकी है। ऐसे में अब हमारे लिए कोरोना का खतरा बेमानी है। हालांकि पिछले दिनों आए मौत के आंकड़े अब भी डरा रहे हैं। भारत में कोरोना से बीते दिन 50 मौतें हुई हैं, जबकि इससे पहले 28 अप्रैल को 60 और 27 अप्रैल को 39 लोगों की जान गई थी। महामारी की शुरुआत से अब तक देश में कुल 5.23 लाख लोगों की मौत हो चुकी है। देश में बीते दिन कोरोना के 3,688 नए मामले दर्ज किए गए, जबकि 2,496 लोग ठीक हुए। एक्टिव केस यानी इलाज करा रहे लोगों की संख्या भी बढ़कर 18,684 हो गई है। अब सवाल फिर से जोर पकड़ रहा है कि क्या चौथी लहर आ रही है? संक्रमण की मौजूदा स्थिति की तुलना तीसरी लहर के शुरुआती 3 हफ्तों से करें तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता। फिर चाहे रोज बढ़ने वाले नए मरीजों की संख्या हो या संक्रमण दर, देश में संक्रमण की दर अभी 1% भी नहीं है, जबकि तीसरी लहर शुरू होने के 3 हफ्ते पहले ही ये आंकड़ा 13% के पार हो चुका था। दूसरी ओर एक्सपर्ट्स का मानना है कि अभी नई लहर की आशंका नहीं है, क्योंकि नई लहर नए वेरिएंट से आती है। देश में अभी ओमिक्रॉन या उसके सब वेरिएंट्स हैं, इसलिए नई लहर की आशंका नहीं है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने शनिवार को बताया कि देश में 12 से 14 साल एज ग्रुप के 60% बच्चों को वैक्सीन का पहला डोज लगाया जा चुका है। पोदार इंटरनेशनल स्कूल द्वारा छात्र की फीस नहीं भरे जाने से छात्र का परिणाम और एलसी रोक दिया गया है, जिस पर अभिभावक ने आपत्ति जताई है। राजकोट की पोदार इंटरनेशनल स्कूल में 9वीं कक्षा में पढ़ने वाले छात्र की फीस नहीं भरे जाने से स्कूल प्रबंधन उनके साथ सख्ती कर रहा है। छात्रों का ना ही परिणाम दिया जा रहा है, ना ही एलसी। ऐसे में छात्र के अभिभावक ने स्कूल को कानूनी नोटिस दी है। પોદાર સ્કૂલમાં મારો છોકરો 3 વર્ષ ત્યાં અભ્યાસ કરતો હતો। અત્યારે ત્યાં મેં તેનું એડમિશન બીજી સ્કૂલમાં લઈ લીધેલ છે અને 7, 8 ને 9 અત્યારે હું કોરોના મહામારીને કારણે ફી ભરી શક્યો નથી। તો મારી પણ એવી ઈચ્છા હતી કે મારો છોકરો આવી વૈભવી સ્કૂલમાં સારું એજ્યુકેશન લે, પણ હવે મારી કેપેસિટીની વારની વાત છે એટલે મેં એને બીજી સ્કૂલમાં એડમિશન લઈ લીધું છે અને એ લોકોનું એમ કહેવાનું છે કે તમે પહેલાં ફી ક્લિયર કરો, પછી હું તમને એલસી આપીશ। ને 2 વર્ષથી આ ઓરિજિનલ રિપોર્ટ કાર્ડ પણ આપેલું નથી। રિપોર્ટ કાર્ડ ને ફી એલસી બંને ફી વાકે અટકાવેલું છે। અમે એફઆરસી મુજબ ફી ભરવા તૈયાર છીએ, પણ 8મા ધોરણની અમે અડધી ફી ભરેલી છે ને 9મા ધોરણની હું 1 રૂપિયો પણ ભરી શકેલો નથી, કારણ કે તે વધારે હતી ફી ને એફઆરસી પ્રમાણે અમે લોકો ભરવા તૈયાર હતા, પણ એ લોકો એફઆરસી પ્રમાણે અમારી વાત સ્વીકારવા તૈયાર। લીગલ નોટિસ હું ફટકારવાનો છું। પહેલા મેં રજીસ્ટર એડીથી સાદી અરજી મોકલેલી હતી, જેના મેલ પણ મેં ડીઓ ને બધાને કરેલા છે, પણ અહીંયાથી પણ કંઈ પ્રત્યુત્તર આપેલું નથી। તો ડીઓ ને મારી ખાસ વિનંતી છે કે જો મારી જેમ બીજા વાલી હેરાન થાય તો આને ખરેખર આ પૈસા માટે જો એલસી રોકતા હોય સ્કૂલવાળા તો એની ઉપર કાયદેસરના પગલાં લેવા જોઈએ, જેથી કરીને મારી જેમ બીજા વાલી પણ હેરાન ન થઈ શકે। પોદાર સ્કૂલના વાલી સાથે પણ 2-3 વાલીઓની રજૂઆત છે કે અમને એલસી કાઢી આપતા નથી અને બાકી ફી બાબતમાં જે વાલીઓ માને છે એ અને શાળા જે માંગે છે એ બેમાં તફાવત છે। એક કિસ્સામાં અમે વાલીને સમજાવીને એની ફી ઓછી કરાવીને અને સ્કૂલને કન્વિન્સ કરીને ગઈકાલે જ એક એલસી અપાવડાવ્યું છે। એવી જ રીતે બીજા 2-3 પ્રશ્નો પણ રજૂઆત આવેલી છે। આપ જે કહો છો એ રજૂઆતમાં પણ એ જ ઇસ્યુ છે કે શાળા માંગે છે એ રકમ અને શાળાને મંજૂર થયેલી ફી ભરવા માટે વાલી તૈયાર છે એ બાબત છે। હવે એને અમે સુખરૂપ સમાધાનથી વાલીને એલસી મળી જાય એવો પ્રયત્ન કરીએ છીએ। છતાં પણ જો ઇસ્યુ સોલ્વ નહીં થાય તો નિયમ પ્રમાણે મંજૂર થયેલી ફીથી વધારાની કોઈ ફી વાલીએ ભરવાની હોતી નથી
અને એને એટલી ફી ભરવાથી એલસી આપવું પડે એ હકીકત છે અને આપણે बालक ने एलसी अपावी देश। हर शनिवार को वीएमसी द्वारा शहर की प्राचीन धरोहर ऐसी इमारतों के आसपास स्वच्छता कार्यक्रम किया जाता है। वडोदरा महानगर पालिका द्वारा सप्ताह के प्रत्येक शनिवार को शहर की विविध हेरिटेज इमारतों के आसपास के परिसर में स्वच्छता का कार्यक्रम किया जाता है। इसी के तहत आज शहर के कोठी 4 रास्ता नजदीक कुबेर भवन के सामने आए जय श्री राम लाइब्रेरी नजदीक हेरिटेज इमारत के आसपास साफ सफाई की गई, जिसमें वडोदरा महानगर पालिका कमिश्नर शालिनी अग्रवाल अधिकारी खास तौर पर उपस्थित थे। उन्होंने मौजूदा स्वच्छता का निरीक्षण किया। लहरीपुरा दरवाजे की छत को धराशायी हुए काफी समय बीत गया है, जिसकी मेयर और डेप्यूटी मेयर ने मुलाकात भी ली थी और लाखों के खर्च से रेस्टोरेशन भी किया गया था, पर मलबा वहां से नहीं हटाया गया। इसको लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। પ્રોપર્ટીઝમાંથી મોટાભાગની પ્રોપર્ટી કલેક્ટરની આરએનબી વિભાગ ગુજરાત સરકારની અંડરમાં છે। ગુજરાત સરકાર ને વડોદરા મહાનગરપાલિકા એ બંને એક સાથે સંયુક્ત જ આજે કામ કરે છે। ગુજરાત સરકારનું બિલ્ડિંગ હોય કે વડોદરા મહાનગરપાલિકાનું બિલ્ડિંગ હોય, મોટાભાગની હેરિટેજ બિલ્ડિંગો આજે ગુજરાત સરકાર કે કલેક્ટર પાસે છે। આમ છતાં પણ વડોદરા મહાનગરપાલિકા વડોદરાની અંદર આ હેરિટેજ પ્રોપર્ટી છે એને પોતાની ફરજ સમજે છે અને એટલે જ એની સાફ સફાઈની મુહિમ વડોદરા મહાનગરપાલિકા દ્વારા કરવામાં આવી છે। વડોદરા સિટીમાં ઘણી બધી સારી હેરિટેજ બિલ્ડિંગ છે અને વડોદરા સિટી હેરિટેજ બિલ્ડિંગ્સ માટે ઓળખાય છે। વડોદરા કોર્પોરેશન તરફથી આજે આ શરૂઆત કરવામાં આવી છે કે દર શનિવારે એક હેરિટેજ બિલ્ડિંગને આઈડેન્ટિફાઈ કરીને ત્યાં ઝુંબેશ સ્વરૂપમાં સાફ સફાઈ કરવામાં આવે અને કોર્પોરેશનના વિવિધ વિભાગો જેવા કે જંગલ કટિંગ વિભાગ છે, મેકેનિકલ વિભાગ છે, સાફ સફાઈ સેનિટેશન ડિપાર્ટમેન્ટ છે, બધાનું સંકલન કરીને સમગ્ર રીતે ઝુંબેશ સ્વરૂપમાં સાફ સફાઈ કરવામાં આવે। આજે આની જો શરૂઆત છે આપના માટે ગૌરવવંતુ જયસિંહ લાઇબ્રેરીથી શરૂઆત કરવામાં આવી છે। એ ઇન્ડિયાની ફર્સ્ટ પબ્લિક લાઇબ્રેરી તરીકે પણ ઓળખાય છે। અહીંયાથી વર્ષો જૂનું જો સાફ સફાઈના પ્રશ્નો હતા એ બધું આજે વિવિધ વિભાગો સાથે સંકલન કરીને એમની શરૂઆત થઈ છે અને ખૂબ ઝુંબેશ સ્વરૂપમાં અત્યારે સાફ સફાઈની કામગીરી કરવામાં આવી રહી છે અને હવે એવી જ રીતે દર શનિવારે એક એક હેરિટેજ બિલ્ડિંગ આઈડેન્ટિફાઈ કરીને ત્યાં પણ एक्सक्लूसिवली साफ सफाई की कामगिरी हाथ धरवामां आवशे। वडोदरा में वल्लभाचार्य महाप्रभु जी के प्रागट्य दिवस के मौके पर वीवाईओ द्वारा भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी शामिल हुए। वल्लभाचार्य महाप्रभु जी के प्रागट्य दिवस के मौके पर आचार्य व्रजराज कुमार की प्रेरणा से आयोजित रैली में भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, प्रदेश अध्यक्ष सीआर पाटिल के वडोदरा पहुंचने पर भाजपा द्वारा उनका भव्य स्वागत किया गया। वहां से वे नवलखी मैदान में आयोजित वाहन रैली में शिरकत करने पहुंचे। वल्लभाचार्य जी के प्रागट्य दिवस के मौके पर नवलखी मैदान से 2 व्हीलर और 4 व्हीलर के साथ युवाओं की भव्य वाहन यात्रा आयोजित हुई थी, जिसमें आदिवासी नृत्य, ढोल, नगाड़े जैसे कई आकर्षण भी देखने मिले। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इस मौके पर यमुना नदी के शुद्धिकरण के मुद्दे पर बात की, साथ ही वीवाईओ द्वारा की गई सामाजिक गतिविधियों की सराहना की। गुजरात के वडोदरा शहर में विशेष बच्चों के लिए सामाजिक संगठन दीपक फाउंडेशन ने इंक्लूसिव एजुकेशन का बीड़ा उठाया है। इसी थीम पर समाज सुरक्षा संकुल का वार्षिकोत्सव मनाया गया। वडोदरा में दीपक फाउंडेशन द्वारा संचालित समाज सुरक्षा संकुल में एनुअल डे का आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम में स्कूल चले हम अंतर्गत विशेष बच्चों को सामान्य बच्चों के साथ स्कूल में पढ़ाने पर जोर दिया गया। समाज सुरक्षा संकुल के वार्षिक उत्सव में बच्चों ने म्यूजिक, डांस और प्ले जैसी विभिन्न प्रस्तुतियां देते हुए अपना हुनर प्रदर्शित किया। कार्यक्रम में जीएसएफसी यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट पीके तनेजा मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। साथ ही दीपक फाउंडेशन की ट्रस्टी ईला मेहता, दीपक फिनोलिक्स के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मेघव मेहता, दीपक फाउंडेशन के डिप्टी डायरेक्टर डॉक्टर जय पवार, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के चेयरमैन शंकरलाल त्रिवेदी, रोटरी क्लब ऑफ बड़ौदा की अध्यक्षा रचना पारेख, वडोदरा के डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर अमित वसावा, शी टीम की नोडल ऑफिसर एसपी राधिका भाराई, सोशल डिफेंस ऑफिसर मयंक त्रिवेदी उपस्थित रहे। આખું આયોજન છે જેમણે કર્યું છે એ તમામને હું અભિનંદન પાઠવું છું અને ખાસ તો સ્કૂલના બાળકોને અભિનંદન પાઠવું છું। આપને બધાને બહુ સારી રીતે મનોરંજન પૂરું પાડવા બદલ। दाल दाल पे चिड़िया, सोने की धरती, गुजरात गुजरात, आओ बच्चों तुम्हें दिखाए। आ कदाच गीतो, आ कदाच शब्दों આપણને સાંભળવા નથી મળતા, પણ એનું સિલેક્શન કરી એની માટે સુંદર
રીતે આ સ્પેશિયલ બાળકોને તૈયાર કર્યા અને મનોરંજન સાથે જ્ઞાન આપ્યું તે એની બાબતે હું સ્કૂલ આખીને એમના હોદ્દેદારોને ઓનર્સને અને સાથેના બધા જ શિક્ષકોને કે જેમણે દિવસ રાત એક કરીને આ કામ ઊભું કર્યું છે ખૂબ ખૂબ અભિનંદન આપું છું અને આ શક્તિ આ જાગૃતિ જે આજે આવી છે તે આગળ ઉત્તરોત્તર વધતી રહે તેની ભગવાનને પ્રાર્થના કરું છું અને સાથે પ્રોમિસ આપું છું કે જ્યારે મારી જરૂર પડે બોલાવશો નહીં પણ તો હું આવી જઈશ. વડ અને વડવાઈ દેખાય છે આ નગરમાં, શરણાઈના સૂર સંભળાય છે આ નગરમાં, શરણાઈના સૂર સંભળાય છે આ નગરમાં, સંગીત અને સાહિત્ય તો હૃદય ધબકાર છે, કલાનગરીનો વારસો જળવાય છે આ નગરમાં, કલાનગરીનો વારસો જળવાય છે આ નગરમાં. સર સયાજીની સલામી છે આ નગરમાં, સર સયાજીની સલામી છે આ નગરમાં. સમાજ સંકુલ એન્યુઅલ ડે ઉજવાય છે આ નગરમાં, સમાજ સંકુલ એન્યુઅલ ડે ઉજવાય છે આ નગરમાં. સ્કૂલ ચાલે હમ ઉજવાય છે આ નગરમાં. શંકર પાઠવે શુભેચ્છા સર્વને આ નગરમાં, शंकर पाठवे शुभेच्छा सरोने नगर में। खबरों का दौर यूं ही चलता रहेगा, फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। अम्बे ग्रुप ऑफ स्कूल्स गुजराती और इंग्लिश माध्यम आधुनिक तकनीक से शिक्षा सर्वांग विकास व्यक्तित्व बनाए, बच्चों का हो भावी उज्जवल, शिक्षा के ये धाम निराले, प्रगति पथ दर्शाने अम्बे ग्रुप ऑफ स्कूल्स की 4 शाखाएं जहां 20,000 से भी ज्यादा विद्यार्थी अभ्यास कर रहे हैं। प्रवेश के लिए संपर्क करें अम्बे और जे अम्बे विद्यालय हरणी, अंग्रेजी तथा गुजराती माध्यम, श्री अम्बे विद्यालय वाघोडिया रोड, अम्बे स्कूल માંજલપુર, गुजरात बोर्ड एवं सीबीएसई। વડોદરાના ઘણા વિસ્તારો જેમ કે અકોટા, માંજલપુર, અલકાપુરી, મકરપુરા વગેરે વગેરે વિસ્તારોના લોકો ચિંતામાં છે। આ ચિંતાનું કારણ છે વડોદરાના લોકોમાં વધતી ઈર્ષા। જી હા, અને આ ઈર્ષાનો સ્ત્રોત છે તરસાલી એરિયામાં આવેલ રેઝિડેન્શિયલ પ્રોજેક્ટ દર્શનમ પ્લેસ। ઘણી બધી એમિનિટીઝથી ભરપૂર આ 2 અને 3 BHK પ્રોજેક્ટ બની ગયો છે નવા ઘર શોધવાવાળા લોકો માટે એક અનોખો અવસર। पिताजी, ये मुझे कहीं नहीं ले जाते, चॉकलेट आइसक्रीम नहीं खिलाते, कहते बचत नहीं, बढ़े पेट्रोल के दाम, मेरा जीना हुआ हराम। गीता, पिकनिक पार्टी रोज से जाते, चॉकलेट आइसक्रीम रोज से खाते, जॉय ई बाइक में बचत कराई, आखिर बचत भी तो है कमाई। ये है जॉय ई बाइक, जितनी दौड़ेगी उतनी बचत जोड़ेगी। आज ही घर लाएं और बचत कमाएं। जॉय ई बाइक। पानेरी एथनिक एंड स्टाइलिस्ट शॉर्ट एंड लॉन्ग कुर्तीज, लेगिंग्स, पटियाला, प्लाजो और पैंट की ढेरों वैरायटीज के साथ पानेरी में है इनरवेयर का भी कलेक्शन। अमांटे, ट्रायम, लेनिसा, जॉकी, लिबर्टी वर्ल्ड जैसी इंटरनेशनल ब्रांड के साथ स्वीट ड्रीम, सोनाली, ट्राइलो, एनामोर, लावण्य और जूलियट ब्रांड भी। और हाँ, पानेरी में अब अवेलेबल है मेंस अंडरगारमेंट्स, मेंस नाइटवेयर और मेंस स्पोर्ट्सवेयर भी। पानेरी 10 राजनगर सोसाइटी नियर कलश सर्कल, अकोटा स्टेडियम रोड, वडोदरा। अम्बे ग्रुप ऑफ स्कूल्स गुजराती और इंग्लिश माध्यम आधुनिक तकनीक से शिक्षा सर्वांग विकास व्यक्तित्व बनाए, बच्चों का हो भावी उज्जवल, शिक्षा के ये धाम निराले, प्रगति पथ दर्शाने। अम्बे ग्रुप ऑफ स्कूल्स की 4 शाखाएं जहां 20,000 से भी ज्यादा विद्यार्थी अभ्यास कर रहे हैं। प्रवेश के लिए संपर्क करें अम्बे और जे अम्बे विद्यालय हरणी, अंग्रेजी तथा गुजराती माध्यम, श्री अम्बे विद्यालय वाघोडिया रोड, अम्बे स्कूल માંજલપુર, गुजरात बोर्ड एवं सीबीएसई। वीएनएम टीवी पर अब वक्त है राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खबरों का, तो आइए जानते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरें। असम के बारपेटा के अदालत ने गुजरात के विधायक जिग्नेश मेवाणी को महिला कांस्टेबल पर कथित हमले के मामले में जमानत दे दी है। इस दौरान कोर्ट ने जिग्नेश को इस मामले में फंसाने की कोशिश करने के लिए राज्य पुलिस को कड़ी फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि अगर पुलिस की मनमानी नहीं रोकी गई तो हमारा राज्य एक पुलिस स्टेट बन जाएगा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर ट्वीट करने के मामले में असम की एक अन्य अदालत द्वारा जमानत दिए जाने के ठीक बाद 25 अप्रैल को जिग्नेश को पुलिसकर्मी पर हमले के मामले में फिर से गिरफ्तार किया गया था। इस मामले में असम के कोर्ट ने उन्हें जमानत देते हुए 29 अप्रैल को ये टिप्पणी की। पटियाला में शुक्रवार को खालिस्तान विरोधी मार्च में हुई हिंसा के अगले दिन सरकार ने पटियाला के आईजी राकेश अग्रवाल और एसएसपी नानक सिंह को हटा दिया है। अब मुखविंदर सिंह छीना नए आईजी और दीपक पारेख नए एसएसपी होंगे। सिटी एसपी को हटाकर वजीर सिंह खैरा को लाया गया है। डीएसपी अशोक कुमार को भी हटा दिया गया है। वहीं पटियाला हिंसा के विरोध में गुरदासपुर के धारीवाल में बंद की कॉल देने वाले शिवसेना यूथ विंग के प्रधान हनी महाजन को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पटियाला से सटे जिले फतेहगढ़ साहिब में भी पुलिस ने हालात को देखते हुए धारा 144 लागू करने की सिफारिश कर दी है। पीएम मोदी ने आज सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों और चीफ जस्टिस की ज्वाइंट कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। इसमें सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, केंद्रीय कानून मंत्री और सभी 25 हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस भी मौजूद थे। कार्यक्रम का आयोजन नई दिल्ली के विज्ञान भवन में हुआ। इससे पहले ये कार्यक्रम 2016 में हुआ था। इस दौरान पीएम ने कहा, हमें कोर्ट में स्थानीय भाषाओं को प्रोत्साहन देने की जरूरत है। इससे देश के आम नागरिकों को न्याय प्रणाली में भरोसा बढ़ेगा, वो उससे जुड़ा हुआ महसूस करेंगे। देश में 3.5 लाख कैदी अंडर ट्रायल हैं। इनके मसले को निपटाने पर जोर दिया जाए। मैं सभी मुख्यमंत्रियों और हाई कोर्ट के जजों से इस पर ध्यान देने की अपील करता हूँ। पूरे उत्तर भारत में गर्मी का कहर बढ़ता जा रहा है। ऐसे में बिजली कटौती आग में घी डालने का काम कर रही है। बिजली कटौती से ऐसा आलम है मानो मौसम लोगों की अग्नि परीक्षा ले रहा हो। अभी आने वाले दिनों में भी यही हालात बने रहने का अनुमान है। इसी बीच यूपी, राजस्थान, पंजाब, झारखंड, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में लू का अलर्ट है। भीषण गर्मी के चलते देश भर में बिजली की मांग बढ़ती जा रही है। ऐसे में देश के 1/4 पावर प्लांट बंद हैं। ईडी ने बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलिन फर्नांडिस की करीब 7 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त कर ली है। जांच एजेंसी ने ये कार्यवाही जबरन वसूली के एक मामले में की है। जानकारी के मुताबिक जब्त की गई संपत्ति फिक्स डिपॉजिट के रूप में है। ईडी के एक्शन के बाद अब इस एफडी को कैश नहीं कराया जा सकेगा। इस मामले में ईडी समेत कई एजेंसियां पहले से ही जांच कर रही हैं। बताया जाता है कि जैकलिन को मिली संपत्ति में 5.71 करोड़ रुपए के कथित गिफ्ट्स भी शामिल हैं। कला के धनी दादा साहब फाल्के की आज जन्म जयंती है। इस मौके पर देश भर में उन्हें याद किया गया। दादा साहेब फाल्के का जन्म 30 अप्रैल 1870 को नासिक के निकट त्र्यंबकेश्वर नामक तीर्थ स्थल पर हुआ था। दादा साहेब एक ब्राह्मण मराठी परिवार से थे, जिनका वास्तविक नाम धुंडीराज गोविंद फाल्के था। धुंडीराज गोविंद फाल्के के पिता नासिक के जाने माने विद्वान थे, जिनके कारण धुंडीराज गोविंद फाल्के को बचपन से ही कला में रुचि थी। 1885 में जब वे 15 वर्ष के हुए तब उन्होंने मुंबई के जेजे स्कूल ऑफ आर्ट्स में दाखिला लिया, जो उस समय कला का बड़ा शिक्षा केंद्र था। 1890 में जेजे स्कूल ऑफ आर्ट से चित्रकला सीखने के बाद फाल्के ने बड़ौदा के प्रसिद्ध महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी के कला भवन में दाखिला लिया, जहां से उन्होंने चित्रकला के साथ साथ फोटोग्राफी और स्थापत्य कला का भी अध्ययन किया। दादा साहब फाल्के वे महापुरुष हैं जिन्हें भारतीय फिल्म उद्योग का पितामह कहा जाता है। दादा साहब फाल्के सर जेजे स्कूल ऑफ आर्ट से प्रशिक्षित सृजनशील कलाकार थे। वे मंच के अनुभवी नेता थे, शौकिया तौर पर जादूगर थे। कला भवन बड़ौदा से फोटोग्राफी का एक पाठ्यक्रम भी उन्होंने किया था और इसीलिए उनके सम्मान में दादा साहेब फाल्के अवार्ड का ऐलान किया गया। आज उनके जन्मदिन पर वडोदरा के फिल्म मेकर धीरू मिस्त्री ने उनके बारे में अपने विचार व्यक्त किए। दादा साहेब फाल्के का नाम एक स्वर्ण अक्षरों में से अंकित होते हैं। उन्हें मिलने का या देखने का तो मौका मुझे नहीं मिला था, लेकिन उनके नाम पर से जो अवार्ड इनायत करते हैं, दादा साहेब फाल्के अवार्ड, तो 1973 में चूंकि मुझे भी नेशनल अवार्ड मिला था, तो दिल्ली के विज्ञान भवन में मुझे उस अवार्ड फंक्शन में हाजिर रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। उस वक्त रूबी मायर्स, जिसका स्क्रीन नेम सोचना था, उसको दादा साहेब फाल्के अवार्ड मिला था। और दूसरे अवार्डी से गिरीश कर्नाड, श्याम बेनेगल, मणि कौल और सत्यजीत रे वगैरह, वो भी मेरे
इर्द गिर्द बैठे हुए थे। तो मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा जो पल बोलते हैं, जो क्षण बोलते हैं, वो था कि विज्ञान भवन में दादा साहब फाल्के और मैं फंक्शन में हाजिर रहने का। मुझे कहने से बहुत खुशी होती है कि यही दादा साहब फाल्के अपने शहर वडोदरा में अभी जो फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी बोलते हैं उसको कला भवन बोलते थे, वहाँ पढ़े थे। और उसके बाद गोधरा जाके, अपने गुजरात के गोधरा जाके उन्होंने कुछ स्टूडियो भी स्टार्ट किया था। तो ऐसी बड़ी हस्ती दादा साहब फाल्के अवार्ड को मैं नमन करता हूँ, सैल्यूट करता हूँ। सोखड़ा के गुणातीत स्वामी के निधन मामले आज एसपी आनंद रोहन ने मीडिया को जानकारी दी। हाल ही में सोखड़ा स्वामीनारायण मंदिर में विवाद चल रहा है। इसी के दौरान गुणातीत स्वामी की मृत्यु को लेकर कई आशंकाएं जताई जा रही हैं। इस मुद्दे आज एसपी आनंद रोहन ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृत्यु गले में फंदा लगाने से मौत हुई होने की बात कही गई है। इस मामले में कई बातें छुपाए जाने और इस मुद्दे सघन जांच की बात उन्होंने कही। वे मीडिया के प्रश्नों के उत्तर देना टालते हुए बीच में ही प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़कर चले गए। 28 એપ્રિલના રોજ સવારનો ટાઈમમાં પોલીસ પાસે એવી માહિતી આવી કે સોખડા હરિધામ મંદિરમાં ગુણાતીત સ્વામી સંત હતા, એમનું અવસાન થઈ ગયા છે અને આ બાબતના પછી કેટલાક લોકો તરફથી આવેદનપત્ર આપીને એવી રીતે એક વિનંતી કરવામાં આવી કે આ જો ડેથ છે, આ જો સંત ગુજરી ગયા છે એ ડેથ નેચરલ નહીં, એવી રીતે પોલીસને જાણ કરવામાં આવી। તો જ્યારે પોલીસને જાણ થઈ ત્યારે તાલુકા પોલીસ સ્ટેશનની એક ટીમ સોખડા હરિધામ મંદિરમાં ગઈ। તો ત્યારે એ લોકો ત્યાં જોયા કે લગભગ 65 થી 70 વર્ષનો ઉંમરનો ગુણાતીત સ્વામી હતા, એની ડેડ બોડી ત્યાં હતી અને એની અંતિમ ક્રિયાની ત્યાં તૈયારીઓ ચાલતી હતી। ચૂંકી એની મૃત્યુ ઉપર થોડીક શંકા હતી તો અકસ્માત મોતનો કેસ નોંધીને પછી એની તપાસ શરૂ કરવામાં આવી અને બોડી તરત પછી પેનલ પીએમ માટે એસએસસી હોસ્પિટલ લઈ જવામાં આવ્યું અને પેનલ પીએમનો રિઝલ્ટ લેટ આફ્ટરનૂનમાં આવ્યા અને એમાં પ્રાઇમરી કોઝ ઓફ ડેથ જે હેંગિંગ બતાવવામાં આવ્યું, જે કે ફાઇનલ કોઝ ઓફ ડેથ અત્યારે વિસરા એનાલિસિસ અને બીજા ફોરેન્સિક અહેવાલ ઉપર 100% નક્કી થશે આગળ, જે અત્યારે પેન્ડિંગ છે। પછી ટાઈમ ઓફ ડેથ પર પીએમ રિપોર્ટમાં જણાવવામાં આવ્યું કે જો ડેથ થયા હતા, જો મૃત્યુ થઈ હતી એ 27 તારીખ લેટ સાંજે થઈ હતી। તો જ્યારે આ ખુલાસો અમે લોકો પાસે થયું તો પોલીસ ટીમ પછી એવી રીતે આગળ વધી અને પોલીસ ટીમ દ્વારા અને ફોરેન્સિક ટીમને સાથ રાખીને સોખડા હરિધામ મંદિરના રૂમ નંબર 21 જ્યાં એ સંતશ્રી રહેતા હતા એ રૂમની ઝડપી કરવામાં આવી। તો ત્યાંથી ગાતરિયા પણ મળી ગયા, જેમાંથી સંભાવિત એ ગળા ફાંસો ખાધા હતા। પછી તપાસને ગતિમાન કરતા એમના જો બીજા સાથી સંતો હતા અને ટ્રસ્ટના જો બીજા લોકો હતા એમની સાથે પૂછપરછ કરવામાં આવ્યું। તો પ્રાથમિક પૂછપરછ જેમાં કેટલાક અંશોમાં મેં જાતે પણ સામેલ હતા, એવી વિગત બહાર આવી કે સાંજે 7:30 વાગે આસપાસ ગુણાતીત સ્વામીજી મહારાજની બોડી એમનો જે રૂમમેટ હતા એ જોયા હતા અને પછી એ લોકો થોડીક દુવિધામાં હતા, ચૂંકી એક આશ્રમની બનાવ હતું, એ લોકો એમના સાંસારિક કુટુંબ સાથે પણ સંપર્ક કર્યા। પછી એ લોકો આ નિષ્કર્ષ ઉપર આવ્યા હતા કે અમે લોકો પોલીસને કે બહાર કોઈને એવી રીતે જાણ નહીં કરીએ। अब આ પગલાં એ લોકો શું કામ કર્યા એ વસ્તુ અત્યારે તપાસ હેઠળ છે। અમે લોકો એમના સ્ટેટમેન્ટ્સ અને બીજા સર્કમસ્ટન્શિયલ એવિડન્સની અત્યારે ખાતરી કરી રહ્યા છે કે મતલબ એ લોકોની ઇન્ટેન્ટ ખરેખર શું હતું। अब એમાં અત્યારે જે મેં વાત કરી કે લેટ જાણ કરી છે એ તો છે, अब એનું પાછળ એનો કોઈ ક્રિમિનલ ઇન્ટેન્ટ હતા, કોઈ ગુનાહિત એનું મંતવ્ય હતું કે નહીં હતું એ અમે લોકોને એકવાર નક્કી કરવું પડશે। એક બાર આ એસ્ટાબ્લિશ થઈ જાય પછી કાયદા મુજબ આગળ અમે લોકો આગળ વધશું। જો મેં વાત કરી પહેલા એક અમારા લોકો માટે પ્રશ્ન આ હતા કે અગર જો ગુણાતીત સ્વામીજીનો ડેથ સાંજે થઈ ગઈ હતી તો એ લેટ 12 કલાક પછી સવારે જાહેર કરવા પાછળ શું હેતુ હતા। તો એ એનો તટસ્પર્શી નિષ્કર્ષ ઉપર આવવા માટે મેં ગઈકાલ 3 લોકો સાથે થોડીક વાર પૂછપરછ કરી હતી અને જે પૂછપરછમાં એ લોકો એવી રીતે જાહેર કરતા હતા, બતાવતા હતા કે એ લોકોના માઇન્ડમાં એક શંકા હતી, દુવિધા હતી કે જો એટલા જૂના ટ્રસ્ટ છે જેની સાથે એટલી મોટી સંખ્યામાં હરિભક્તો જોડાયા છે અને જે લોકો પોતે પોતાના ઘણા બધા પ્રશ્નો માટે સંતો ઉપર આધાર રાખતા હોય છે, એ લોકોને એવી રીતે જાહેર થાય કે પોતે એક સંતનો અપઘાત થઈ ગયા છે તો કેવા પ્રભાવ પડશે। કદાચ એ લોકોને કહેવાનું હતું કે આ વસ્તુનો વિચાર કરીને એ લોકોને પોલીસ કે બીજા લોકોને જાણ કરતા ટાળ્યું। अब એ વસ્તુની પણ અમે લોકો સત્યતા અત્યારે તપાસ કરી રહ્યા છીએ। डुप्लीकेट मोबाइल एसेसरीज बेचते दुकानदारों पर अधिकारियों ने छापा मारकर 30 दुकानें सीज की और लाखों का डुप्लीकेट माल बरामद किया। खंडेराव मार्केट के पास व्रज सिद्धि टावर में मोबाइल रिपेयरिंग और एसेसरीज का सामान बेचते कई व्यापारियों की दुकानें हैं। यहाँ पर बड़ी संख्या में होलसेल के व्यापारी अपना व्यापार करते हैं, जिनमें से कई दुकानदार डुप्लीकेट माल बेच रहे हैं। ऐसी शिकायतों के आधार पर
आज अधिकारी द्वारा यहां पर 3 दुकानों में छापा मारा गया और 15 से 20 लाख का माल सीज किया गया। अधिकारियों के छापे की खबर फैलते ही आसपास की सभी दुकानें बंद हो गई थीं। मार्केट है तो उसका शिकायत थी तो उसकी कार्रवाई के लिए आए थे। जो नकली माल मिला है इसको सीज करके अपना करेंगे, इसका FIR होगा। अभी 3 दुकान पे हुआ है, आगे हम देखेंगे, आगे करते हैं। 15-20 लाख रुपए करीब माल है। आज विश्व प्रसिद्ध महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी का 73वां स्थापना दिन है। इस उपलक्ष्य में यूनिवर्सिटी में विविध प्रोग्राम्स आयोजित किए गए। आज से 73 साल पहले वडोदरा के तृतीय महाराजा सर सयाजीराव गायकवाड़ ने वडोदरा को विश्व विख्यात महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी दी। आज ही के दिन सन 1949 में विद्यार्थियों के हित को मद्देनजर रखते हुए और उनके कैरियर को ध्यान में रखते हुए इस यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई। आज यूनिवर्सिटी में ये स्थापना दिन विविध कार्यक्रम कर मनाया गया। MSU चांसलर राजमाता शुभांगिनी राजे गायकवाड़ के कर कमलों से एक एग्जीबिशन का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर वाइस चांसलर, यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रार, प्राध्यापक, डीन और सिंडिकेट मेंबर्स मौजूद थे। प्रदर्शनी में महाराजा सयाजीराव की अनेकों लाक्षणिक तस्वीरें प्रदर्शित की गई हैं। आज सुबह से ही इस प्रदर्शनी को देखने लोग आते रहे। 2 साल में हमारा अमृत महोत्सव भी आने वाला है, तो इतने साल हमारे विश्वविद्यालय के पूरे हुए हैं। इसी संदर्भ में आज यहाँ एक सुंदर प्रदर्शन का आयोजन किया है। महाराजा सयाजीराव के दूरदृष्टि का, उनके काम की जानकारी लोगों तक पहुँचे, इस विचार से इस प्रदर्शन का व्यवस्था की है। और उसमें काफ़ी अच्छे फोटोग्राफ्स हैं जो लोगों ने देखे नहीं हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण फोटो हैं जो उनके जीवन के दौरान उन्होंने जो कामयाबी की और जो काम किया उसका भी जरा हमको थोड़ा देखने को मिलता है। तो मुझे प्रसन्नता है कि आज ऐसे फंक्शन यहाँ हुआ और शाम को भी बड़ा प्रोग्राम होने वाला है स्थापना दिवस का। तो मैं सभी को, बड़ौदा वासियों को आज इस अच्छे दिन पे मेरी शुभेच्छा देती हूँ। और हमारे यूनिवर्सिटी की प्रथा सबको एक अच्छी भावना रहे और उसकी अच्छी आगे उन्नति के लिए कामना करे और प्रार्थना करे, यही अपील करती हूँ। जैसा कि आप सभी को मालूम ही है कि द महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा की स्थापना 1949 में हुई। अगर आप 1949 से गिने तो हम लोग अभी 73 साल पूरे कर चुके हैं। तो आज हम लोग यूनिवर्सिटी का 73वां स्थापना दिवस मना रहे हैं। जैसा कि आपको मालूम है, हम 75 साल पूरा होने पर अपनी आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। इसी तरह से हम लोग द महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा का भी अमृत महोत्सव मनाएंगे, जिसकी शुरुआत आज ही के दिन अगले वर्ष यानी कि 30 अप्रैल 2023 से हम लोग उसका शुरुआत करेंगे और पूरे साल हम लोग अमृत महोत्सव मनाएंगे। आज के दिन हम लोगों ने, हमारे जो संस्थापक हैं द महाराजा सयाजीराव तृतीय, जिन्होंने इस विश्वविद्यालय की स्थापना किया, उनको हम लोग याद करके इस पूरा स्थापना दिवस मना रहे हैं। पूरे दिन हमारे कार्यक्रम चलने वाले हैं। आज सुबह से हम लोगों ने कार्यक्रमों की शुरुआत किया, जिसमें सबसे पहले हम लोगों ने द महाराजा सयाजीराव तृतीय की जो फोटो है, प्रतिमा है, उस पर हम लोगों ने उनको स्मरण करके उनको पुष्पांजलि दिया। इसके बाद इस समय जो आप लोग देख रहे हैं, हम लोग एग्जीबिशन का आयोजन किया है जो पूरे दिन खुला रहेगा, जिसको कोई भी आकर के देख सकता है। पूरे बड़ौदा के लोग भी उसको आकर के देख सकते हैं। खास करके हमारे विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले जो विद्यार्थी हैं, उनको मालूम होना चाहिए कि द महाराजा सयाजीराव की जो सोच थी वो कितने दूरदर्शी थे। उन्होंने उस जमाने में कितना काम समाज के लिए किया, उनसे कुछ प्रेरणा लें और हमारा जो युवा वर्ग है, हमारे जो विद्यार्थी हैं, वो आने वाले दिनों में वो लोग भी समाज के लिए क्या कुछ कर सकते हैं, ऐसा सोचे। जो भी उनको देश दे रहा है, राष्ट्र दे रहा है, वो राष्ट्र को क्या वापस कर सकते हैं, इस दिशा में सोचे। आप पार्टी की सुदान गढ़वी ने भाजपा के नेताओं पर गौचर की जमीन चोरी जैसे कई मामले में आरोप लगाए हैं। आप पार्टी के नेता सुदान गढ़वी ने भाजपा के नेताओं पर आम जनता के हकों की लूट करने, गौचर जमीन को अपने लोगों में बांटने, नमक उत्पादकों की जमीन छीनने जैसे आरोप लगाए हैं। चोटिला के पास करोड़ों का जमीन घोटाला मामले की जांच की मांग की है। इंद्रनील राजगुरु ने सहारा जमीन मुद्दा उठाया। जमीन मामले में उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी को भी सवालों के कटघरे में खड़ा किया। ये निवेदन नड्डा के 50 साल तक भाजपा को हराने की किसी में ताकत नहीं के बयान का पलट जवाब था। एक तो
સુડાની ભલામણ વગર જ સુરત શહેર વિકાસ માટે અનામત રાખેલી જમીનમાં 50% કપાત કરીને અંદાજે હજારો કરોડ, એવું કહેવાય છે કે 27,000 કરોડથી વધારેનો જમીનનો ફાયદો ત્યાં બિલ્ડરોને આપવામાં આવ્યો છે. એ ભાજપના મળતિયાઓ દ્વારા આપવામાં આવ્યું છે. એક એ વાત છે. અને બીજું કે 18 લાખ ચોરસ મીટર કોરોના સમયે જ્યારે બધું બંધ હતું, બધું કામકાજ બંધ હતું, ત્યારે પણ આ લોકોએ 18 લાખ ચોરસ ગૌચરની જમીન છે એ ભાજપના નેતા તેમના સગાવાલાઓએ મફતના ભાવે પધરાવી દીધી. મને ખબર છે વિન્ડ ફાર્મમાં સૌથી મોટા 3 પ્રશ્નો છે. એક તો ગૌચરની જમીનો જે છે એને ખરાબામાં કન્વર્ટ કરીને પણ આપી દે છે ભાડે, સાથે સાથે ભાડો પણ માત્ર 20,000 રૂપિયાની આસપાસ જ હોય છે વર્ષનું, અને 99 વર્ષના ભાડા પટ્ટે આપી દે છે. અને એની સાથે જે ખેડૂતના ખેતરમાં આવે છે એને વળતર વગર વિન્ડ ફાર્મ છે નાખી દેવામાં આવે છે. એના માટે પણ સિલસિલાબંધ વિગતો સાથે અમે આગામી સમયમાં પણ પડદા પાસે કરીશું અને લોકોની વચ્ચે પણ જશું. કારણ કે ભાજપના મળતિયાઓની કંપનીઓ, ભાજપના મળતિયાઓ વિન્ડ ફાર્મના કોન્ટ્રાક્ટ રાખે છે અને ભાજપના મળતિયાઓ દ્વારા ધાક ધમકી આપી પોલીસને સાથે રાખી અને ખેડૂતોના ઊભા પાકમાં આ થાંભલાઓ નાખી એનો સર્વનાશ કરીને જો ખેડૂત વિરોધ કરે તો પોલીસ સ્ટેશનમાં લઈ જઈ એમની સામે 307 જેવી કલમો લગાડી હેરાન પરેશાન કરી દેવામાં આવે છે. આ અત્યાચારી ભાજપ સરકારને ને એના મળતિયાઓને આપણે ઓળખવાની જરૂર છે. અરવિંદ કેજરીવાલજી, પહેલા તો આપને બતાવ્યું કે 1 તારીખે ગુજરાતના પ્રવાસે આવી રહ્યા છે. ઝઘડિયામાં ત્યાં અરવિંદજી આદિવાસી સમાજને સંબોધન કરવાના છે. અરવિંદ કેજરીવાલજી વારે વારે ગુજરાતમાં આવવાના છે, એટલે મને લાગે છે કે એના પછીની નેક્સ્ટ, હજી અમારે તારીખ હજી ફાઇનલ નથી થઈ, પરંતુ અમે પ્લાનિંગ કરી રહ્યા છીએ કે રાજકોટમાં પણ સૌરાષ્ટ્રના પ્રવાસે અરવિંદજી આવે અને જે તારીખ આવશે એ તમારી વચ્ચે મૂકવામાં આવશે. પરંતુ એટલું ચોક્કસ છે કે આવી રહ્યા છે. હજી તારીખનું કન્ફર્મેશન અમારે પ્રોગ્રામ હજી ડિઝાઇન થઈ રહ્યું છે, પરંતુ અરવિંદજી 15 તારીખ પહેલા અથવા તેની આસપાસ સૌરાષ્ટ્રના પ્રવાસ ઉપર આવશે. इस बार कोरोना का कहर कम होने के कारण भावनगर का 299वां स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया जाएगा। देश की अखंडता में अपना राज्य सबसे पहले अर्पण करने वाले गोहिलवाड़ भावनगर के महाराजा भाव सिंह जी द्वारा पहल किए जाने से देश भर में उनका मान है। उनका नाम इतिहास में दर्ज हो चुका है। भावनगर के महाराजा भाव सिंह जी द्वारा भावनगर शहर के वड़वा गांव में अखातीज के दिन भावनगर नामक नगर की स्थापना 3 मई को की गई थी। इस घटना को पूरे 299 साल पूरे हो चुके हैं और 300 वर्ष में भावनगर प्रवेश कर रहा है। ऐसे में कैबिनेट मंत्री और भावनगर पश्चिम के विधायक जीतू वाघानी प्रेरित भावनगर जन्मोत्सव समिति द्वारा धूमधाम से ये दिन मनाया जाएगा। 3 दिवसीय रंगारंग कार्यक्रमों के साथ ये उत्सव मनाया जाएगा, जिसमें 2 मई के रोज भावनगर कार्निवल का आयोजन किया गया है। शाम 7 बजे महामहिम राज्यपाल आचार्य देवव्रत की मौजूदगी में कार्निवल का प्रारंभ होगा, जिसमें गुजरात के प्रसिद्ध कलाकार पार्थिव गोहिल, किंजल दवे, साईराम दवे समेत कलाकार बोर तालाब बाल वाटिका में भव्य कार्यक्रम करेंगे। 3 मई को अखातीज के दिन राज्य मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल इस मौके पर खास उपस्थित रहेंगे, जिसमें आजादी के 75 साल के उत्सव के भाग रूप 750 तिरंगे के साथ भव्य पदयात्रा सरदार पटेल सर्कल से निकलकर नीलम बाग सर्कल पर कृष्ण कुमार सिंह जी की प्रतिमा के पास संपन्न होगी। इसी के साथ राजवीय परिवार की समाधि पर पुष्पांजलि अर्पित की जाएगी और 75 सामाजिक संस्थाओं का सम्मान किया जाएगा। वहीं 300 किलो लड्डू बनाकर आर्थिक रूप से पिछड़े बच्चों को उनके घरों तक पहुँचाए जाएंगे। इस समग्र कार्यक्रम की जानकारी शिक्षा मंत्री जीतू वाघानी ने दी। समिति आयोजित छेल्ला घणा वर्षोथी भावनगर कार्निवल 2022 એટલે ભાવનગરનો જન્મદિવસ 300મો જન્મદિવસની ઉજવણી કરવાનું નક્કી કર્યું છે। 1 મેએ વોલ પેઇન્ટિંગ, ભીડભંજન મહાદેવ ખાતે આરતી, 2 તારીખે એમની શરૂઆત, એમનું ઉદ્ઘાટન એ મહામહિમ રાજ્યપાલ આચાર્ય દેવવ્રતજી પ્રાકૃતિક ખેતીના પ્રણેતા નરેન્દ્રભાઈ મોદીના માર્ગદર્શન નીચે ચલાવી રહ્યા છે એવા મહામહિમજી સાંજે 7 કલાકે कैलाश वाटिका बोर तलाव खाते एनु उद्घाटन करशे। 2 મે सांजे 7 कलाके महामहिमना उद्घाटन पछी 3 तारीखे माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेन्द्रभाई पटेल जन्मदिवसे भावेणा वासीओमां जे काम करे छे एवा 75 जेटली संस्थाओ आजादीनुं 75मा वर्षनी उजवणी माननीय नरेन्द्रभाईना नेतृत्वमां थई रही छे, त्यारे ए 75
વિશિષ્ટ વ્યક્તિઓ અને સંસ્થાઓનું સન્માન એ થશે. રાજ્યની અલગ અલગ કૃતિઓ, સંગીત અને નૃત્યની કૃતિઓ જે સમગ્ર વિશ્વમાં અને ભારતમાં એક અનોખી છબી ધરાવે છે એવા રાજ્યની કૃતિઓ રજૂ થશે. 300 કિલોનો લાડુ, 300મો જન્મદિવસ 299 વર્ષ પૂરા કરીને ત્યારે ઉજવણી સમિતિ અને ગુરુકુળના સ્વામી કેપી સ્વામી દ્વારા અને એ લાડુનો પ્રસાદ એ સામાન્ય લોકો, જરૂરિયાતમંદ લોકો સુધી એ બોક્સ બનાવીને પહોંચાડવામાં આવશે. અલગ અલગ કલાકારો ભાઈ પાર્થિવ ગોહિલ, કિંજલ દવે, સાયરામ દવે એ 2જી તારીખે, 3જી તારીખે મેં કહ્યું એમ કૃતિઓ અને 4થી તારીખે સ્વચ્છતા અભિયાનનું પણ મોટું કામ એસટી હોસ્પિટલ ખાતે કરીશું, જેનાથી એક સંદેશ સ્વચ્છતાનો જાય. નરેન્દ્રભાઈ જે પ્રકારે દેશને એક મિશન આપ્યું છે, સાંજે 7 કલાકે એક સંગીતનો કાર્યક્રમ જગદાન ગઢવી, દેવ પગલી, શાંતવની ત્રિવેદી અને અંકિત ત્રિવેદીના સથવારે એ 4થી બુધવારે એ કાર્યક્રમ થવાનો છે. ત્યાં ખાણીપીણીના સ્ટોલ, ત્યાં રાઇડ્સ ફ્રીમાં, આ બધી જ વ્યવસ્થાઓ એ કરવામાં આવી છે. મને એવું લાગે છે કે ભાવનગરના જન્મદિવસની ઉજવણી એ કોઈ પણ મહાનગર કરતું હોય આ પ્રકારે એવું ધ્યાનમાં નથી. સમગ્ર ભાવનગરની ઉજવણી ધ્યાને રાખીને તમામ નગર અને મહાનગર એ પોતાનો જન્મદિવસ ઉજવે, ભાવનાથી ઉજવે, બધા જોડાય એવી મારી जाहिर जनता ने निमंत्रण से कार्यक्रम में सौ पधार। राजकोट के याग्निक रोड पर आए रेस्टोरेंट पर फूड विभाग ने छापा मारा। राजकोट के याग्निक रोड पर आए सन्नी पाजीदा ढाबा और उसके सभी ब्रांच पर राजकोट फूड विभाग ने छापा मारा और रेस्टोरेंट से अखाद्य उबली सब्जियां, पनीर चिल्ली, सड़ी हुई सब्जियां आदि मिलाकर करीब 12 किलो का जत्था बरामद किया। रेस्टोरेंट में गंदगी भी नजर आई। सब्जी की ग्रेवी में केमिकल बरामद होने पर उसका नाश किया गया। वहीं बिल्शन ड्रिंकिंग वाटर प्लांट पर आरोग्य विभाग ने छापा मारकर कड़ी जांच की और नोटिस दिया है। जूनागढ़ से जब्त 23 लाख से अधिक के बरामद ड्रग्स मामले। जूनागढ़ पुलिस ने मामले के 3 आरोपियों को राजस्थान से गिरफ्तार किया है। गुजरात में आए दिन ड्रग्स के जत्थे बरामद होते हैं, जिसको लेकर गुजरात पुलिस सघन रूप से सक्रिय हो गई है। इस नशे के कारोबार की रोकथाम के लिए निरंतर प्रयासरत है। जूनागढ़ में पुलिस द्वारा बरामद 23,37,800 रुपए के मेफेड्रॉन ड्रग्स मामले। जूनागढ़ एसओजी ने राजस्थान से 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एक आरोपी का रिमांड पूरा होने पर उसे जेल के हवाले भी कर दिया गया है। इस समग्र घटना में जूनागढ़ के उत्तम कोटड़िया नाम के शख्स के शामिल होने का मामला खुला है। आप सांसद संजय सिंह ने भाजपा पर देश में नफरत की राजनीति को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप पार्टी के सांसद संजय सिंह ने भारतीय जनता पार्टी पर प्रहार करते हुए देश भर में नफरत की राजनीति को बढ़ावा देने, बेरोजगारी बढ़ने, गंदी राजनीति करने, फूट करो राज करो की नीति अपनाने, यूपी में बुलडोजर चलाने जैसे कई आरोप लगाए। वहीं कहा कि तिरंगा शाखाओं के माध्यम से देश में ये संदेश फैलाएंगे और यूपी में नगर निकाय चुनाव आप पार्टी लड़ेगी। उन्होंने आरोप लगाया कि मोदी सरकार ने कौड़ियों के दाम जमीन उद्योगपतियों को दे दी है, जिसमें से 14,000 एकड़ जमीन 1 रुपए स्क्वायर मीटर के दाम से गुजरात में अदानी को दे दी है। आज पूरे देश में नफरत की, हिंसा की, बांटो और राज करो की राजनीति को भारतीय जनता पार्टी के लोग बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं और इसके पीछे एक ही मकसद और एक ही कारण है, इस देश को कमजोर करना। आज महंगाई आसमान छू रही है, महंगाई पर कोई बातचीत और चर्चा ना हो। बेरोजगारी के कारण हरियाणा का नौजवान, उत्तर प्रदेश का नौजवान फांसी लगा के मर जाता है। बेरोजगारी पर कोई चर्चा ना हो। स्कूलों की बदहाली, अस्पतालों की बदहाली खुद भारतीय जनता पार्टी के मंत्री स्वीकार कर रहे हैं, उसके बारे में कोई चर्चा ना हो। बिजली के संकट से पूरा उत्तर प्रदेश त्राहि-त्राहि कर रहा है, उसके बारे में कोई चर्चा ना हो। इसलिए प्रायोजित तरीके से नफरत की राजनीति को बढ़ावा दिया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी अंग्रेजों के फार्मूले पर, बांटो और राज करो के फार्मूले पर चल रही है। इससे उत्तर प्रदेश और देश की जनता को जागरूक होकर
सावधान होकर अपने बुद्धि और विवेक से आगे बढ़ना होगा। और आम आदमी पार्टी ने ऐसा महसूस किया कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा बनाए गए भारत के संविधान की रक्षा के लिए, भारत माता के आन बान और शान की रक्षा के लिए और गर्व से जो तिरंगा हम लोग लहराते हैं, उस तिरंगे की आन बान और शान के लिए आम आदमी पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश में तिरंगा शाखाओं का निर्माण करेगी। शाखाओं के माध्यम से हम उत्तर प्रदेश और भारत की जनता को यह संदेश देना चाहते हैं कि हर भारतीय की पहचान तिरंगा निशान और भारत का संविधान। पालनपुर के मोरिया की बनास मेडिकल कॉलेज में प्रिंसिपल को हटाने की मांग के साथ छात्रों ने हंगामा किया और धरना दिया। पालनपुर के मोरिया में स्थित बनास मेडिकल कॉलेज के छात्रों ने प्रिंसिपल पर मानसिक टॉर्चर करने का आरोप लगाया और प्रिंसिपल को कॉलेज से हटाने की मांग करते हुए एमबीबीएस के छात्रों ने धरना प्रदर्शन किया। इनके धरने अभी चालू हैं, लेकिन इनकी मांग अभी तक पूरी नहीं हुई है। गुजरात के कच्छ की पलारा जेल के अधीक्षक ने खुद के खिलाफ हुई जातीय परेशानी के केस में स्वयं को बचाने की कोशिश करते हुए घटना को षड्यंत्र बताया। कच्छ की पालारा जेल के अधीक्षक राजेंद्र सिंह राव के खिलाफ चल रहे जातीय रूप से परेशान करने के केस मुद्दे उन्होंने स्वयं को किसी षड्यंत्र का शिकार बताते हुए निर्दोष बताया। इस मामले में केंद्रीय एजेंसी के पास उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। આ બાબત હું આપને જણાવવાનો જ હતો। આ જેલની અંદર અમારે ત્યાં મનીષાબેન ગોસ્વામી નામના એક મહિલા કેદી કે જે ગળપાદર જેલથી વહીવટી કારણોસર બદલીને અહીંયા આવ્યા છે। તેઓ અત્રેની જેલમાં 7મી જાન્યુઆરી 2022થી છે। ગળપાદર જેલની અંદર પણ આવા ખોટા આક્ષેપો એમને નાખ્યા હતા અને જેલ તંત્રને બાનમાં લેવાનું મને ખોટી ફેસિલિટી લેવાનો પ્રયત્ન કરતા હોય છે અને કરે પણ છે પોતે। એવું જ એમને અહીંયા પણ કરવામાં આવ્યું, એમને રોકવામાં આવ્યા છે। એમની અને સ્ત્રી વિભાગમાંથી અમે 29મી માર્ચ 2022ના રોજ સર્ચિંગ કરી અને મહિલા યાર્ડ વિભાગમાંથી અમારા મેટ્રન દ્વારા એક મોબાઈલ ફોન શોધી કાઢવામાં આવ્યો અને એના માટે અમે રીતસરની ફરિયાદ પણ કરી હતી। 29 તારીખ બાદ 31/3/2022ના રોજ જ્યારે જેલ અધિક્ષક શ્રી સાથે જેલરશ્રી અને બીજા અધિકારીશ્રીઓ જ્યારે જેલ ત્યાં સ્ત્રી વિભાગની મુલાકાત લીધી, એ વખતે પણ મનીષાબેન ગોસ્વામી નામના મહિલા જે કેદી છે એમના દ્વારા ખોટા આક્ષેપો કરવામાં આવ્યા હતા અને ગર્ભિત ધમકી આપવામાં આવી હતી, તમને ખોટા આક્ષેપોની અંદર અમે સંડોવી દઈશું અને નુકસાન પહોંચાડશું એવી ગર્ભિત ધમકી પણ આપી હતી। એના માટે જેલની અંદર જે અધિક્ષકનો ઓર્ડર બુક હોય છે 12 નંબરનો, એમાં પણ મેં નોંધ કરેલી છે અને બચાવની અંદર એમની જે કેસ ચાલે છે ત્યાં પણ એની વિધિસરની એમની જેલ બદલી માટે મેં લખેલું છે। એ રાખી અને પોતાને ફેસિલિટી લેવા ટેવાયેલા છે અને એમને ગમે તે એન કેન પ્રકારની ફેસિલિટી જોવે છે, પણ એ મારા જેવા અધિકારીના વખતમાં શક્ય ન હોય। એમને ષડયંત્ર રચ્યું છે અને આ ષડયંત્રના ભાગરૂપે એની બેરેક્સમાં રહેતા હોય એમને આ બધું તદ્દન ખોટી રીતે ઊભું કરી અને એક અધિકારીનું મોરલ તોડવા માટે એક સ્ટોરી ઊભી કરી છે। એનાથી વિશેષ કંઈ નથી। આના માટે મેં તમામના નિવેદનો પણ લઈ લીધા છે અને સરકારશ્રીને હું રિપોર્ટ કરવાનો છું અને મારી એક અરજ છે કે આનું નિષ્પક્ષ દેશની મોટી એજન્સી દ્વારા તટસ્થ જો એની તપાસ કરવામાં આવે તો આવા જે ખોટા તત્વો છે કે જે ખોટી રીતે અધિકારીઓના મોરલ ડાઉન કરવા માટે પ્રયત્ન ભવિષ્યમાં ના બને એ મારી હું એના માટે પણ હું પ્રયત્ન કરીશ। 1 मई गुजरात स्थापना दिन के उपलक्ष्य में अभी से पाटन में कार्यक्रम हो रहे हैं। सीमाजन कल्याण समिति पाटन और पाटन राइडर साइकिलिंग क्लब द्वारा 1 मई को आने वाले गुजरात स्थापना दिन के उपलक्ष्य में माई साइकिलिंग राइड का आयोजन किया गया। इस साइकिलिंग यात्रा में जिलाधीश सुप्रीत सिंह गुलाटी, धारपुर मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर मनीष रामावत, महसाणा खेतीवाड़ी अधिकारी सुरेश पटेल, पूर्व प्रदेश महामंत्री केसी पटेल, रिलायंस फाउंडेशन पाटन के मुकेश देसाई, कार्यकर्ताओं पारस ठक्कर, देवांग सालवी, डॉक्टर नीलेश पटेल समेत सीमाजन कल्याण समिति के आरएसएस के कार्यकर्ता, पाटन राइडिंग साइकिलिंग क्लब के सदस्य और शहर के वरिष्ठ नागरिक जुड़े। इस यात्रा के जरिए गुजरात स्थापना दिन को यादगार बनाने की अपील की गई। पाटण जिला में गुजरात गौरव दिवस की उजवणी આવતીકાલે થઈ રહી છે। લોકોમાં એના માટે જાગૃતિ આવે એટલા માટે પાટણ જિલ્લાની ઘણી બધી એનજીઓસ એક અઠવાડિયામાં એક્ટિવિટીઝ કરી છે। આજે પાટણ રાઇડર્સ ક્લબ અને સીમાજન કલ્યાણ સમિતિ દ્વારા પાટણમાં એક સાયક્લોથોનના આયોજન થયો છે, જેમાં લગભગ 50 રાઇડર 10 કિલોમીટરની રાઇડ કરીને પાટણ શહેરમાં રાઇડ કરીને પરત આવ્યા છે। આ બંને એનજીઓઝને મારા વતી ખૂબ ખૂબ અભિનંદન। આશા રાખું છું कि पाटण जिला नागरिकों आ उजवणी में मोटा पाये भाग ले।
गुजरात के राजकोट में शहर क्राइम ब्रांच द्वारा अपनी बिगड़ी हुई छवि सुधारने के लिए लगातार एक के बाद एक प्रयास किए जा रहे हैं। राजकोट में लगातार घट रही आपराधिक वारदातों के चलते पुलिस की छवि काफी धूमिल हो गई है। ऐसे में राजकोट क्राइम ब्रांच पुलिस द्वारा व्हाट्सएप नंबर का ऐलान कर शिकायतों की जानकारी सीधे पुलिस तक पहुंचाने की पहल की गई है। રાજકોટ ક્રાઇમ બ્રાન્ચ દ્વારા એક નંબર રાજકોટના પ્રજાજનો માટે, સિટીના પ્રજાજનો માટે જાહેર કરવામાં આવ્યો છે, જે નંબર છે 9978407079। આ નંબર ઉપર આપ સૌ લોકો જે છે એ કોઈપણ પ્રકારની ગેરકાયદેસર પ્રવૃત્તિ છે કે જેની અંદર દારૂ હોય, જુગાર હોય, ડ્રગ્સને લગત માહિતી હોય અને તે ઉપરાંત કાંઈ એક્સટોર્શનના બનાવ બનતા હોય અથવા ગેરકાયદેસર શસ્ત્રોનો કોઈ પોતાની પાસે રાખતું હોય તો આવી તમામ માહિતી આપ વોટ્સએપથી મોકલી શકશો। આ જે નંબર જે છે એની કસ્ટડી એ ઉચ્ચ અધિકારી પાસે જ રહેવાની છે અને આપના દ્વારા જે વોટ્સએપથી માહિતી કોઈપણ પ્રકારના ફોટોગ્રાફ્સ કે વિડીયો મોકલવામાં આવશે તો એ મોકલનારની માહિતી તદ્દન ગુપ્ત રાખવામાં આવશે અને ગુપ્ત રાખીને જ તે આગળ કાયદેસરની કાર્યવાહી लोकल पुलिस और डीसीबी और एसओजी द्वारा करवामा आवशे। जूनागढ़ के थाना पिपली गांव में एसबीआई बैंक की कार्यवाही में ढिलाई बरते जाने पर लोगों में नाराजगी का माहौल है। जूनागढ़ के वंथली तहसील के थाना पिपली गांव के आसपास के 5 से अधिक गांव में करीब 15,000 लोग थाना पिपली गांव की एसबीआई ब्रांच के ग्राहक हैं, लेकिन फिलहाल बैंक में पिछले 8 दिनों से चल रहे ऑडिट काम के चलते ग्राहकों के साथ बैंक के कामकाज में ढिलाई बरती जा रही है। महिलाओं और विधवा पेंशन एवं छात्रों को बैंक से पैसे निकालने में काफी मुश्किलें आ रही है, जिसको लेकर आज लोगों ने बैंक अधिकारियों को लिखित आवेदन पत्र दिया और उचित कार्रवाई की मांग की और साथ ही लोगों ने तालाबंदी की धमकी भी दी। अधिकारी के अनुसार आगामी 2 दिनों में ऑडिट का काम पूरा हो जाने के बाद परिस्थिति ग्राहकों के अनुकूल हो जाएगी। आज रोज थानेपड़ी ग्राम एसबीआई शाखा समक्ष गामना खेडूत लोको तथा दरेक कस्टमर भेगा थई अने अमे मैनेजर साहेब ने अरजी आपेल छे कि आज लास्ट 10-12 दिवसथी ऑडिट चालતું હોવાથી ખેડૂતોને કોઈ ટાઈમસર પાક ધિરાણ નથી મળતું કે કોઈ પણ કસ્ટમરના નવા ખાતા નથી ખુલતા અથવા તો તમારા આરટીજીએસ કે 2-3 કલાક લાઈનો લાગે છે તો એની યોગ્ય અમારે અહીં સ્ટાફ ઘટે છે બેંકમાં સ્ટાફને કારણે કોઈ કામ નથી થતું ટાઈમે તો આજે અમે બધા ગ્રામજનો તથા ખેડૂત લોકોએ ભેગા થઈ અને સાહેબને અરજી આપી છે કે 2-3 દિવસમાં અમારું જે કાંઈ આ મુસીબત છે એને પાર કરી અને એક સ્ટાફ મૂકે અને કોઈ પણ હિસાબે ઓડિટનું જે કાંઈ પણ થાય કરે અને વ્યવસ્થિત ખેડૂતોને ટાઈમે પાક ધિરાણ મળી રહે તેવી માંગણી કરેલી છે। અત્યારે આજરોજ અહીંયા થાણા પીપળી એસબીઆઈની અંદર ગામ લોકો પોતાની રજૂઆત કરવા માટે આવ્યા હતા। ઘણા વર્ષોથી અહીંયા બેંક છે અમારી અને લોકોને અમે સુવિધા પૂરી પાડવાની પૂરેપૂરી કોશિશ કરીએ છીએ, પરંતુ બેંકની ઘણી બધી રૂટિન પ્રક્રિયાઓ હોય છે। એ રૂટિન પ્રક્રિયાની અંદર અમારે અત્યારે ઓડિટ ચાલુ છે એટલે લોકોને થોડી ઘણી તકલીફ પડી રહી હતી, એટલા માટે રજૂઆત માટે આવ્યા હતા આજે અહીંયા અને એની રજૂઆત અમે ધ્યાનમાં લીધી છે અને એના પ્રશ્નો પણ આવનારા આગામી દિવસોમાં સોલ્વ થઈ જશે। એવો કોઈ ઇસ્યુ મેજર ઇસ્યુ કોઈ છે નહીં, અમે સાથે મળીને બધા કામ કરીશું। ઓડિટની કામગીરી અઠવાડિયા જેવું થઈ ગઈ, હવે 1-2 દિવસનો કાર્યક્રમ છે, सोमवार से रूटिंग प्रक्रिया अपनी से चालू थी जैसे पास। मध्य प्रदेश राजस्थान के बाद अब छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस में बड़े बदलाव देखने मिल सकते हैं, जिस पर वरिष्ठ पत्रकार राजेश बादल ने अपनी राय दी। आज की बातचीत में एक बार फिर कांग्रेस की चर्चा। तो जैसा तय था कि पिछले कुछ दिनों से प्रशांत किशोर के लिए मामला, उनकी जो कांग्रेस में प्रवेश था, उसको फिलहाल स्थगित करने के बाद कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी ने प्रादेशिक स्तर पर खुद सर्जरी का काम शुरू कर दिया है। अब इस कड़ी में जो उनके मुख्य केंद्र में है, जो उनके मुख्य निशाने पर है, वो उत्तर भारत के राज्य हैं, जहां पर कांग्रेस का जनाधार धीरे धीरे कमजोर पड़ रहा है। मध्य प्रदेश में पहले कमलनाथ के पास 2 पद थे, यानी वो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष थे और विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता भी थे, लेकिन अभी 2 दिन पहले उनसे कहा गया कि वो नेता प्रतिपक्ष का पद छोड़ दें। उन्होंने ऐसा ही किया, हालांकि उन्होंने कहा बाद में कि ये तो इस्तीफा आलाकमान को वो 2 महीने पहले दे चुके थे। कमलनाथ के इस्तीफा देने के बाद गोविंद सिंह, जो चंबल के बड़े वरिष्ठ विधायक हैं, 7 बार से एमएलए हैं, और सबसे बड़ी बात कि सिंधिया खेमे के वो बहुत धुर विरोधी रहे हैं,
तो इस नाते अब सिंधिया को अगर आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री बनाती है या अगले चुनाव में मुख्यमंत्री के रूप में पेश करती है एक ट्रम्प कार्ड के तौर पर, तो चंबल संभाग में सिंधिया का एक विरोधी नाम, विरोधी चेहरा कांग्रेस को चाहिए था और वो यकीनन गोविंद सिंह हैं। गोविंद सिंह के साथ जो मुश्किल है वो सिर्फ एक ही है कि वो जिस धड़े के साथ उनका नाम लिया जाता है उसको लेकर के पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनमें संशय है, लेकिन उनके नेतृत्व, उनके काम करने का ढंग निश्चित रूप से अच्छा है और गोविंद सिंह को नेता प्रतिपक्ष बनाए जाने के सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं। अब कमलनाथ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष हैं और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में वो कितना सक्रिय रहेंगे ताकि वो अगले साल होने वाले चुनावों में अपनी पार्टी में, अपने संगठन में जान फूंक सकें। मुश्किल ये है कि कमलनाथ जब अध्यक्ष बनाए गए थे उससे पहले प्रादेशिक स्तर पर जमीनी नेटवर्क का उनको बहुत कुछ अनुभव नहीं था। उन्होंने मुख्यमंत्री बनाए थे, केंद्र में मंत्री बनाए थे, आला कमान के बहुत ही भरोसेमंद रहे थे, लेकिन जमीनी स्तर पर जिलों में अभी उनको काफी कुछ सीखना बाकी था। तो कमलनाथ अब प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में कितने सक्रिय रहते हैं या उनको ये भी हो सकता है कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के स्थान पर कुछ और बड़ा पद, बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जाए और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के पद पर भी कोई ताजा चेहरा लाया जाए, नई पीढ़ी का चेहरा लाया जाए। अब इस मामले में हो सकता है कि छत्तीसगढ़ के साथ साथ कुछ नए परिवर्तन का आने वाले दिन हमको उदाहरण पेश करें। मध्य प्रदेश के अलावा राजस्थान में इस समय बहुत माहौल गर्म है। सचिन पायलट अब के मामले में केंद्र बहुत गंभीर है और सचिन पायलट को आलाकमान अब खोना नहीं चाहता, जैसा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के मामले में हुआ है और कांग्रेस पार्टी अब ये समझ गई है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को पार्टी से बाहर करने का रास्ता या बाहर करने की जो पटकथा है कांग्रेस पार्टी के भीतर से ही लिखी गई थी और ये किसने लिखी थी, कहां से लिखी थी, वो सब जानते हैं। इसी तर्ज पे अगर सचिन पायलट भी उसी कड़ी में जाके खड़े हो जाते हैं, जो कि एक संवेदनशील मसला रहा है, जो हालिया जो उनके साथ 2-3 सालों का जो घटनाक्रम रहा है, वो उस मामले में राजस्थान में कांग्रेस के लिए एक चुनौती पेश करने वाले रहे हैं। तो सचिन पायलट अब मुख्यमंत्री पद चाहते हैं। आलाकमान के साथ उनकी लगातार मीटिंग हो चुकी है। प्रियंका गांधी और राहुल गांधी ने भी सचिन को एक पारी खेलने का अवसर देने का, मौका देने का अनुरोध किया है। हो सकता है अगले साल जब चुनाव हो तो तब तक सचिन एक नई भूमिका में हो और अशोक गहलोत एक नई भूमिका में हो। अशोक गहलोत से कहा गया था पहले कि आप प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बन जाएं, जिसके लिए ऐसा बताया जाता है कि अशोक गहलोत ने मना कर दिया। अब पार्टी आलाकमान, चूंकि अशोक गहलोत पार्टी नेतृत्व के बहुत करीब हैं, भरोसेमंद हैं, वफादार हैं, तो शायद उनको राष्ट्रीय स्तर पर संगठन में कोई बहुत वरिष्ठ पद सौंपा जा सकता है और उनको जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। और वो इसलिए कि जब वो दिल्ली जाएंगे तभी सचिन पायलट अपनी पारी खुलकर खेल सकेंगे। अन्यथा दोनों धड़ों के बीच जो मारकाट मची है वो राजस्थान में कांग्रेस का नुकसान ही करेगी। अब अशोक गहलोत की चिंता यह है कि उनके पुत्र का पुनर्वास हो जाए और जो हाल के दिनों का घटनाक्रम है उसमें उनका जो खेमा जिस तरह से मजबूत बनकर उभरा है वो कमजोर ना हो। हालांकि अशोक गहलोत इन दिनों कुछ अनमने से हैं, कुछ बेचैन भी हैं और उनके हालिया बयान जो हैं कुछ उनके अंदर की व्यथा या परेशानी का भी की बात कहते हैं। तो अशोक गहलोत का इसका अर्थ हम लगा सकते हैं कि अशोक गहलोत अब हो सकता है कि जल्दी ही किसी नई भूमिका में नजर आए, सचिन पायलट नई भूमिका में नजर आए। इन दोनों में ये काम हो जाने के बाद फिर छत्तीसगढ़ का नंबर आएगा और छत्तीसगढ़ में भी इसी तरह की बात है, जहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के सामने
जो वित्त मंत्री रहे हैं और सिंहदेव के मामले में जो बात है वो भी एक बड़ी गंभीर शक्ल ले चुकी है। आलाकमान सिंहदेव को एक बहुत जबरदस्त भूमिका देने के मूड में है। छत्तीसगढ़ में भी एक पुनर्रचना का पाठ लिखा जा रहा है। तो अब देखते हैं कि कांग्रेस अपने उत्तर भारत के इन 3 राज्यों में अपने आप को किस तरह से प्रस्तुत करती है। पंजाब में सत्ता गंवाने के बाद निश्चित रूप से अब वो इन 3 राज्यों में वापसी करना चाहेगी और वो वापसी किस तरह से होती है ये आने वाले दिन ही बताएंगे। कुल मिलाकर के ये है कि पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को अब व्यापक और राष्ट्रीय भूमिका में देने की इस बात हो रही है और नए खून को मौका देने का अवसर आ रहा है। बात भी सही है कि अब इन बुजुर्ग नेताओं के तर्कश में जो पुराने तीर हैं सियासत के वो सब अब बासे पड़ गए हैं, आउट ऑफ डेट हो गए हैं, उनकी मियाद निकल गई है, वो एक्सपायरी डेट निकल गई है। तो अब इन तीरों की जगह ताजे युद्ध के ताजे हथियार अब नई पीढ़ी के साथ आलाकमान दे सकता है, सौंप सकता है। आने वाले चुनाव ये बताएंगे कि अब कांग्रेस पार्टी किस तरह से अपने आप को अपना घर ठीक करती है। आज की बात में सिर्फ इतना ही। धन्यवाद। वीएनएम टीवी की खबरें अब आप यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम के अलावा ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर भी देख सकते हैं। डेली हंट, जियो टीवी, वोडाफोन टीवी, रॉक टीवी और जॉय टीवी पर 24 घंटे वीएनएम टीवी आपके लिए उपलब्ध है। तो देखते रहिए वीएनएम टीवी। वीएनएम न्यूज रूम से आज बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।